गौ सेवा की तरफ आपका कैसे? गौशालाएं हमें हर जगह मिलती है देखने को भी, लेकिन गाय का ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता। इस तो वजह इसमें से आपकी कोई गवर्नमेंट हेल्प करती है जो आप चलाते हैं? चारे का फंड देते हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं देते। ट्रीटमेंट तो सारा हॉस्पिटल ही चलाता है। अभी तक जो गाय सेवा आपने शुरू करी होगी, कौन से ऐसे चैलेंजेस आए हैं आपको? हमारे हर दिन चैलेंजेस होते हैं, सुबह उठने से शाम को सोने तक। गाय के लिए, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं चाहते लोग और वो पूरा ब्लेम गाय पे डाल देते हैं। गौशाला के नाम पे 1 मिनट में उंगली उठा देंगे, बोलेंगे जी ये गौशाला वाले तो पैसे खाते हैं। माँ बाप को घर पे नहीं रख रहे, तो गाय तो सिर्फ हमने कागजों में और ग्रंथों में या सुनते हुए आए कि गाय हमारी माता है। अगर आप सनातन को प्रमोट करते हैं तो ये तो ना करें तो ज्यादा बेटर। सनातन तो अब ऐसा हो गया ना, एक ऐसा नाम हो गया कि मैंने एक गमछा बांध लिया, नारे लगा दिए 2, मैं सनातनी हूँ। गाँव पे वहाँ रिसर्च चल रही है और यहाँ गाँव को हम लोग छोड़ देते हैं। आपके अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाएगा? शहर से यदि कोई बच्चा है तो वो गाय को टच तक नहीं कर सकते, डर लगता है। वो एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाया जो योगी जी ने किया। आई थिंक सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी होती है? गिर गाय के गौमूत्र के अंदर सोने के तत्व पाए गए हैं, दूध के अंदर ये वाले तत्व पाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं कि अंडे को वेजिटेरियन में मानने लगे हैं, उसको नॉनवेज मानते ही नहीं है। वो अभी बना नहीं है, लेकिन उसके अंदर रॉ प्रोटीन है। वीगन पे क्या कहना है आपका? वीगन एक पाश्चात्य संस्कृति है, ये वीगनिज्म तो साजिश है, आप ये मान के चलो। अच्छा, इंडिया को 1 और 2 नंबर पे मानते हैं कि वो बीफ एक्सपोर्टर है। अभी एज पर लॉ नहीं चल रहा, इसलिए ये एक्सपोर्ट जो है ये ज्यादा बढ़ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ गाय को इतना बड़ा दर्जा दिया क्यों? A फॉर एप्पल क्यों है और B फॉर बॉय क्यों है, A फॉर बॉय क्यों नहीं है? और जब हम उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ता है, तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो बहुत सारी बीमारियों को वो कम करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में लेते हैं तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी, आपकी पेट की बीमारी खत्म हो जाएगी। केवल इंसान रहेगा तो प्रकृति नहीं चल पाएगी। 1 नहीं 2 नहीं, कोई 10-20 केस गौ सेवा धाम में आए होंगे जिनका पूरा मुंह फटा हुआ था। व्यूमन्स के लिए सुनते हैं लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया, उसने डाल दिया, 1 साल लग जाता है पूरी स्किन को वापस आने में। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। इतने सारे पॉडकास्ट में हमने सनातन को डेडिकेट किया, लेकिन आज जो पॉडकास्ट है वो सनातन की बात जब करते हैं तो गौ सेवा की भी बात करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं प्रतीक शर्मा जी, जिन्होंने इतना बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया है जिसमें अलग अलग जानवर और गौ सेवा, गौ का जो गाय होती हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और भी कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि गौ सेवा की तरफ आपका कैसे रुख हुआ? ब्रज का क्षेत्र है और गौ माता हर घर में लगभग रोग रखते ही है जी। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, वो अलग बात है। और दूसरा, हमारा परिवार, माता पिताजी और हमारे बाबा उस समय से ही अब गौ माता घर में ही रखते हैं, एक परिवार के हिस्से की तरह। और सबसे बड़ा पूज्य देवी चित्रलेखा जो मेरी सिस्टर हैं, तो भागवत कथाओं के माध्यम से उनका भी हर जगह जाना होता है। तो गौशालाएं हमें हर जगह मिलती है देखने को भी, लेकिन गाय का ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता। इवन गौशालाओं में भी हम जाएंगे तो आपको एक गाय कोई बीमार, परेशान, जख्मी मिल जाएगी तो पूछेंगे तो वो भी वे डॉक्टर्स नहीं है या ऑपरेशन नहीं है या इसका इलाज नहीं है जी, सेवा है केवल। तो उसको देखते हुए ऐसा लगा कि गौशाला से हटके एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो गायों का इलाज प्रॉपर तरीके से दे सके, जैसे ह्यूमंस को मिलता है, आदमियों को मिलता है, डॉक्टर्स मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है, गायों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो उस को नज़र रखते हुए ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया 10 साल। जो हॉस्पिटल का जो मुख्य लक्ष्य है वो गाय की सेवा ही है। ट्रीटमेंट सेवा तो है ही, गौशालाओं में सेवा होती है, लेकिन गाय जब बूढ़ी भी हो जाती है, वृद्ध जिसको हम बोलेंगे, तो खड़ी नहीं हो सकती, बैठ गई है, कमज़ोर हो गई है,
उस समय भी उसको हॉस्पिटल की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि गौशाला में तो वो पड़ी हुई एक ना तो ट्रीटमेंट है, ना वो इलाज है, ना उसको कोई ड्रिप दे पा रहा है, ना ग्लूकोज दे पा रहे हैं। तो इस वजह से हॉस्पिटल एक ज़रूरत की चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है हमारा ही हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल तो होने ही चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। गवर्नमेंट के होते हैं लेकिन वो शेल्टर नहीं होता उनके अंदर, सबसे मेन दिक्कत ये होती है। गवर्नमेंट के सिर्फ इंजेक्शन लगाने के काम आते हैं। यदि हम कहें कि गाय 2 दिन के लिए एडमिट करनी है, ऑपरेशन करने के बाद रखना है, ना तो ऑपरेशन कर पाएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होते, ना वो रख पाएंगे। ओके। इस तो वजह इसमें से आपकी कोई गवर्नमेंट हेल्प करती है जो आप चलाते हैं? गवर्नमेंट जैसे हर स्टेट का अलग अलग होता है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग है, कुछ वो गायों के हिसाब से चारे का फंड देते हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं देते। ट्रीटमेंट तो सारा हॉस्पिटल ही चलाता है। तब आप लोग चलाते हैं। ओके। अभी तक जो गाय सेवा आपने शुरू करी होगी, कौन से ऐसे चैलेंजेस आए हैं आपको? हमारे हर दिन चैलेंजेस होते हैं, सुबह उठने से शाम को सोने तक, हर अलग अलग वेरिएशन से कंप्लेंट्स, कॉल्स और अलग अलग इंसिडेंट। आज एक्सीडेंट का, आज रेस्क्यू का, आज गाय गौवंश किसी खड्डे में गिर गया, किसी नाले में गिर गया, एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही है, वहाँ क्रेन भी नहीं जा पा रही है, कभी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से गाय, कोई बंदर, अलग अलग तरीके के। फिर उसके बाद अलग चेंजेस अलग जो लोगों की प्रतिक्रिया, कहीं कोई लेट क्यों आए, उल्टा सीधा बोलना, आए नहीं, पहुंचे नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब तरीके के लोग हैं। इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अभी हम लोग रोड पे ना जब भी निकलते हैं तो गाय, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट का रीज़न भी यही होता है कि गाय एकदम से निकल के जा रही है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन उसमें इंसान जो है डायरेक्टली ब्लेम करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप लोगों को अवेयर करें कि गाय के लिए, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं चाहते लोग और वो पूरा ब्लेम गाय पे डाल देते हैं। हाँ, एक्चुअली देखो, गवर्नमेंट पर तो हम पार्शियली बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम है। हाईवेज का नॉर्म्स है, कोई भी आपका हाईवे है तो हाईवे के साथ में बैरिकेडिंग्स होती हैं, बिल्कुल करते भी हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं होती, हर जगह नहीं होती, कम होती है, कहीं होती है, कहीं नहीं होती, या उसकी बार बार हम कहें कि हाईवे पर उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है कि टूट गई तो गवर्नमेंट का काम तो है, लेकिन स्टार्ट होता है इंडिविजुअली आपसे। आपने क्या किया, आपने अपने समाज के लिए, या जिस आप गाय की बात कर रहे हैं, आपने उसके लिए क्या किया? क्या आपने कभी एक गाय को घर पे रखा? ठीक है, आप शहर में नहीं रख पा रहे हैं। क्या आपने किसी गौशाला में जाकर के एक गाय का चारा अपने नाम से कि भाई मेरे जो खर्च आ रहा है, पैसा भी नहीं दिया, चारा दिया कभी आपने? मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है, लोग गौशाला के नाम पे, भारत की बात कर रहा हूँ और हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, गौशाला के नाम पे 1 मिनट में उंगली उठा देंगे, बोलेंगे जी ये गौशाला वाले तो पैसे खाते हैं। जो गौशाला चला रहा है, क्या आपने कभी उससे पूछा जी आप कैसे पैसे खाते हो, कहाँ से खाते हो, क्या आप कैसे चलाते हो? इसको ये पूछा? बजट कितना है आपका, डोनेशन कितना आ रहा है, खर्च कितना है, कैसे चला रहे हो, चला भी रहे हो कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सिर्फ 1 मिनट में हमने उंगली उठा दीजिए गौशाला, और सभी गौशालाओं पे, एक पे नहीं, सब गौशालाओं पे गौशाला वाले तो जी धंधा बना रखा है। मुझे बड़ा ये बहुत अजीब लगता है, मैं इसके बारे में बहुत बोलता हूँ। तो गौशालाएं जो चला रहे हैं, क्या उन्होंने आपके घर आकर के कभी चंदा मांगा? जिसके घर चंदा मांगा हो वो तो इस प्रश्न को पूछने का हकदार, प्लस जब उसने चंदा दिया होगा तो उसको ये पता होगा कि हाँ ये गौशाला काम कर रही है। ये बात वो बोलता है जिसने कभी गौशाला में जा करके देखा नहीं, गौशाला में 1 रुपया दिया नहीं, और बस एक चलती हुई बात है, सुन रखी है, अरे गौशाला वाले तो ऐसा करते हैं, गौशाला वाले तो ऐसा करते हैं। वो व्यक्ति ना तो कोई नौकरी कर रहा है गौशाला में, ना वो वहाँ से तनख्वाह ले रहा, ना उसका जो कमेटी है जो भी है, वो सब फ्री में सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा कर रहे हैं जो समाज में आप सब लोगों को करनी चाहिए। जब आप नहीं कर रहे तो उन्होंने उसके जिम्मा ले लिया, वो कर रहे हैं वो अपना टाइम निकालते हैं, अपने भी घर, उनका भी घर परिवार है, उस घर परिवार को भी देखते हैं, प्लस गौशाला के काम को भी देखते हैं। तो ये बड़ा गलत है। इंसान आपको नहीं लगता कितना सेल्फिश है कि आपने जैसे बोला कि उंगली तो उठा दी, लेकिन वही उसी इंसान की वजह से तो दर दर भटक रही है गाय। वही मैं स्टार्ट हुआ आपसे स्टार्ट हुआ इंडिविजुअली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से स्टार्ट हुआ। मैंने कितनी गाय रखी हुई है, आपने कितनी रखी हुई है, आपने इस तरीके से हम देखेंगे। जब आपने रखी ही नहीं हुई तो आपने समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाई?
आपने उठाई नहीं, अब आप उंगली उठा रहे हो। और रखी भी तो दूध दिया तब तक तो रखी, ये फैक्ट है कि ये तो इंसान मतलब अभी भी जस्ट एक और पॉडकास्ट था तो वही सेम बात तो होती है ही, क्या करें। देखो आज के समय में माँ बाप भाई बहन कोई एक परिवार में रहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो बीमारी आ गई तो बिल्कुल ही बिल्कुल अलग है, सेपरेट हो गए जी। आप ट्रीटमेंट आप देखो, ये देखो, परिवार देखे, बूढ़े हो गए तो कहीं वृद्धाश्रम में देखो, मेरे को जॉब करनी है, मेरे को तो अलग सेटल करना है, आप अलग रहो। जब माँ बाप को घर पे नहीं रख रहे, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, तो गाय तो सिर्फ हमने कागजों में और ग्रंथों में या सुनते हुए आए कि गाय हमारी माता है, तो उसको कैसे घर पे रख लेंगे। सिर्फ दूध देगी तब तक घर पे रखेंगे, दूध नहीं देगी तो जो लोग पालते हैं वो उसको छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो दूध देगी तब हम इसको बांध लेंगे। ये लॉजिक है। वेरी सैड। ये बहुत ही मतलब अगर आप सनातन को प्रमोट करते हैं तो ये तो ना करें तो ज्यादा बेटर। सनातन तो अब ऐसा हो गया ना, एक ऐसा नाम हो गया कि मैंने एक गमछा बांध लिया और नारे लगा दिए दो, मैं सनातनी हूँ। काम करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, समाज को आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि आप समाज के लिए ये कर रहे हो, खाली कहने से नहीं होता। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, मतलब गौ का तो ध्यान रखते हैं, गौ माता का क्या बदलाव देखे अपने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस? देखिए सेवा, जो भी संत हमारे यहाँ आते हैं गौ माता की सेवा देखने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल को देखने के लिए आते हैं और अपने उद्भाव, अपने भाव हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ जो भी काम करते हैं हमारे यहाँ, उनको अपना आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर सब संतों का जो आशीर्वाद है उसमें से कुछ जो आप निचोड़ निकालेंगे तो वो है एक वर्ड, सेवा। यदि व्यक्ति किसी भी फील्ड में सेवा कर रहा है, माँ बाप की या गाय की, गौ माता की, किसी जीव की, किसी इंसान की सेवा करता है तो उसको सेवा का फल अवश्य मिलता है, और वो किसी भी रूप में मिले। हमें लगता है कि भाई मकान बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ियाँ आ जाए तो ही वो फल है, ऐसा नहीं है। फल जो सेवा का भाव यदि रखता है तो उसको सुकून मिल जाता है, वही एक बहुत बड़ा फल है। आज के समय में तो वैसे भी नहीं है, कहाँ है लोगों को घर में, ठीक है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और खूब पैसा है, बच्चे नहीं मानते, बच्चे छोड़ के चले गए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम तो क्या है, जब लोग आते हैं तो मिलते हैं तो मेरा बच्चा फॉरेन गया था पढ़ने के लिए, वहीं सेटल हो गया, अब आता ही नहीं है, और साल में भी नहीं आता जी अब तो ये क्या मतलब, ये आपने आपको शांति नहीं मिल रही। लेकिन आप जब सेवा करते हो तो शायद बच्चा ठीक है चला गया, आपके मन को लेकिन शांति रहेगी, हाँ मैं तो कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो शांति है। सॉरी, तो ऐसा ही मान लो, मुझे तो ये मुझे शांति है मुझे और कुछ मिला चाहे नहीं मिला, मुझे। जैसे कि हमारी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी कि अमेरिका में पूरा एक थेरेपी सेंटर चला दिया है। हाँ, वो इसीलिए लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, हताश हैं। अब उनको क्या है कि भाई डॉक्टर्स, अच्छा आज भी आप जो आम लोग हैं, जब भी डॉक्टर पे जाओगे, आप डॉक्टर क्या करेगा, आपको 4-5 चीज़ें मेरी नोटेड है, मैं बता देता हूँ। आपको कोई भी बीमारी हो, लगभग आपको बोलेगा जी आप ज़्यादा पानी पियो, स्किन की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, बालों की बीमारी, कोई भी बीमारी हो, पानी ज़्यादा पियो। एक तो उसके पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा वो अपने ये दवाई ट्रीटमेंट जो भी, और चेकअप बहुत सारे ज़रूर होंगे कि ये चेकअप, और लास्ट में उसमें एक वर्ड ऐड होगा, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ये, थोड़ा आप खान पान ऐसा है आज का, तो स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। इसी स्ट्रेस को लेकर के जब डॉक्टर्स थोड़ा सा अपनी ओर से उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड वगैरह में काफ़ी ये स्टार्ट हुआ है, काऊ कडलिंग करके। तो फार्म हाउस में से आप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसको, डॉक्टर बोलते हैं आप फार्म हाउस में जाओ, गायों को गले लगाओ और उनको खिलाओ सहलाओ। फिर उन्होंने सेंटर चालू कर दिए कि जो प्रॉपर सेंटर हैं कि भाई ये काऊ कडलिंग सेंटर है, आप यहाँ जाओ, गाय मिलेगी आपको 1 घंटे के लिए, आप वहाँ टाइम स्पेंड करो और आपका स्ट्रेस जो है डाउन हो जाएगा। तो ये वैसे बेसिकली इंडिया में अर्बन एरियाज में काफ़ी काम कर सकता है, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा स्ट्रेस है। बिल्कुल है, पर अभी मुझे लगता नहीं कि भारत में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लोग अवेयर हो या सुना हो या देखा हो, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम आएगा, आ जाएंगे।
जब वहां से धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से आती है। हाँ। पहले आई जी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे। अब वहां से टेक्नोलॉजी आएगी जी, अब ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, अब गाय के पास जाओ, वो भी अमेरिका आएगी। में काफी रिसर्च भी चल रही है कि आप एक, जैसे कि अगर आप पेट के पास गाय को टच करोगे तो आपका ये बीमारी दूर होगी, किसी की लीवर की बीमारी कम हो गई है, किसी का स्टोन कम छोटा हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, वो थेरेपी चल रही हैं। और गाँव पे वहाँ रिसर्च चल रही है और यहाँ गाँव को हम लोग छोड़ देते हैं। सैड है। करने वाले हैं, देखो ऐसा नहीं है, समाज में हर तरीके का व्यक्ति होता है। हमारे आसपास हम देखेंगे तो बहुत हैं लोग मेहनत करने वाले, गाय की सेवा करने वाले, घर पे भी रखने वाले। और ऐसा नहीं है जब दूध दे रही है जब रख रहे हैं, जब दूध नहीं दे रही तो निकाल दी। ऐसे भी लोग हैं जो आज से गाय रखी है और 10, 15, 20 साल तक वही गाय का बच्चा, अगला बच्चा, वो पूरा परिवार उन्हीं के साथ रहता है। लेकिन इतने परसेंट कम है ना ये, लेकिन हाँ, इसके रखने वाले लोग कम है। भाई, आपके अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाएगा? देखिए, इंडिविजुअली तो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, आप खुद नहीं रख सकते तो आप किसी गौशाला से अवश्य जुड़ें। वीक में एक बार चले जाएं, नहीं जा पा रहे तो मंथ में एक बार कम से कम चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो वो मतलब शहर से यदि कोई बच्चा है तो वो गाय को टच तक नहीं कर सकते, डर लगता है, अरे ये तो मार देगी या इस तरीके से, क्योंकि वो कभी गए नहीं, कभी लेके नहीं गए, उनको पता नहीं है कि भाई ठीक है हम थोड़ा आराम से जाएंगे तो गाय नहीं मारेगी। तो गौशालाओं में जा करके थोड़ा समय व्यतीत करके और थोड़ा सा उसको सपोर्ट करके हर एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है गायों के लिए। अच्छा, जो गाय जैसे कि वही मैं बता रही थी कि भी रोड्स पे जो टहल रही होती हैं, उनके प्रोटेक्शंस के लिए क्या कर सकते? गवर्नमेंट को इसमें आगे आना पड़ेगा। और यूपी में योगी जी ने स्टार्ट किया था, जो गायों की ज़मीन थी गौचर भूमि, उस सब गौचर भूमि को टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके कहीं कहीं शेड भी बनाए हैं, कहीं कहीं बाउंड्री कर दी है। गौचर भूमि में ही गायों को छोड़ दिया गया। तो गाय की ज़मीन है, गाय ही वहाँ रह रही हैं, उनका चारे पानी का मैनेजमेंट वो सब स्टार्ट किया है। और ऐसा हर जगह तो नहीं है बट लेकिन धीरे धीरे ऐसा स्टार्ट करेंगे तो गाय जो रोड पर है, एक्चुअली में तो गौचर भूमि हर जगह आपको मिलेगी। जो कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी, उस हर जगह वहाँ पर गौचर भूमि है। उसको कहीं कहीं नाम बदल दिया गया है, कहीं कहीं उसको एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी और नाम से डेवलप भी कर दिया है कि भाई ये जगह तो अब, क्योंकि अब वो कमर्शलाइज हो गया, महंगी ज़मीनें हो गई, तो उसको गौचर तो छोड़ नहीं सकते। वही ज़मीन यदि गाय को मिल जाए तो गाय रोड पर नहीं रहेगी। वो एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाया जो योगी जी ने किया, आई थिंक उसमें थोड़ा सा आप ये माने, देखिए करने वाले तो अधिकारी होते हैं जो नीचे के हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ हम जितने आसपास अपने वहाँ देखते हैं तो शेल्टर्स बन चुके हैं, बहुत शेल्टर बने, बहुत गाय जो है वो शेल्टर्स में रह रही हैं। ये नहीं कह सकते कि सारी गाय शेल्टर्स में चली गई हैं, वो नहीं हुआ। अच्छा, ब्रीड ऑफ काव जो होती हैं, काव की बहुत सारी ब्रीड होती हैं, सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी होती है, मतलब जिसका दूध एरिया बहुत अच्छी होता है? एक्चुअली गाय जो ब्रीड है, इंडिजिनस जो ब्रीड है, ये सब एरिया वाइज है। जैसे आप थारपारकर एक है, आपने शायद नहीं सुना हो। थारपारकर जो है वो हमें मिलती है राजस्थान का ये बॉर्डर, जो हरियाणा राजस्थान का इधर बॉर्डर लगता है, हनुमानगढ़ साइड में, इधर साइड में। और इधर ही आपको साहिवाल भी कुछ पार्ट में मिल जाएगी। गिर हमें गुजरात में ज़्यादा मिलती है। तो जैसा मौसम, जैसा क्लाइमेट था, उसी के अनुसार वहाँ की जो ब्रीड है वो ऑलरेडी डेवलप्ड थी। अच्छा, अर्बन एरिया में गीर गाय का बहुत ज़्यादा चलन है। गिर इसीलिए कि गिर के ऊपर थोड़ा वर्क हुआ, ब्राज़ील में ज़्यादा हुआ। अच्छा, तो ब्राज़ील उसने टेक्नोलॉजी के साथ भी काम किया, प्लस गाय की जो इम्प्रूवमेंट है, जो नस्ल है, उस पर भी काम किया, ब्रीडिंग पे काम किया। उसके बाद फिर जब उसने जो फैक्ट्स निकाले, वो फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। अब लोगों को सिर्फ वही फैक्ट्स पता है कि भाई गिर गाय के अंदर ये सारे तत्व, गिर गाय के मूत्र के अंदर सोने के तत्व पाए गए हैं, दूध के अंदर ये वाले तत्व पाए, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च हुई है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक मिल्क होता है क्योंकि उसको ऑर्गेनिक पूरा खाना खिलाया जाता है बिना किसी खाद वाद का। कह सकते हैं
ये तो अब ऑर्गेनिक तो एक बड़ा ही मेजर पार्ट है। लोगों ने ऑर्गेनिक के नाम पे क्या क्या कर दिया है। ऑर्गेनिक का मतलब तो ये हो गया, आप अपने आप से स्टार्ट करो। आप ऑर्गेनिक यदि खाते हो तो आपको ऑर्गेनिक रहना भी पड़ेगा। आपको नहाना है तो केमिकल फ्री, आप शैम्पू है, ये है, साबुन है, ये सब केमिकल्स है, आप यहीं से स्टार्ट करोगे तो ही तो ऑर्गेनिक आप यूज़ कर पाओगे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो आ कहाँ से रहा है, पैकिंग कहाँ से कर रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब है बिना केमिकल्स के आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो आपके केमिकल फ्री होनी चाहिए। तो वो बड़ा मुश्किल है आज के समय में। किसान जो खेती भी कर रहा है, हमारे क्षेत्र में जो खेती कर रहा है, वो पानी लाता है नहरों से, जो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है, जो पानी की सप्लाई है, वो पानी की सप्लाई आती है शहरों के बाजू से होकर के। उस पानी की सप्लाई के अंदर सारा केमिकल, सारा वेस्टेज सब डाला जाता है, और जब वो वहाँ आता है, हमारे हॉस्पिटल के जस्ट पीछे ही वो नाला जाता है, जब उसके अंदर पानी, मतलब फसल के हिसाब से गवर्नमेंट का पानी आता है, जब वो पानी आता है तो आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है उस पानी में से। लेकिन किसान क्या करे, किसान को तो वो पानी दिया जा रहा है, अब जो पानी दिया जा रहा है वही पानी वो खेत में लगाएगा, वही पानी खेत में लगेगा, वहीं से वो फसल उग रही है, वहीं से वो गेहूं अनाज जो भी निकल रहा है वो मार्केट में जा रहा है। अभी हम लोग, मतलब मैं जो पर्सनली दूध जो मंगाते हैं वो गिर गाय के नाम पे मंगाते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक। अब पता नहीं वो कितना ऑर्गेनिक है, वो तो भगवान ही जानते हैं। एक्चुअल में तो मैंने आपको बताया ना, जैसे पहले जो टाइम था, गाय के दूध का जो महत्व ज़्यादा था वो इसी वजह से था कि उसको अब तो कमर्शलाइज कर दिया गया है। अब तो गाय घर में एक की जगह 4 रहेगी, 5 रहेगी, और केवल किसके घर पे रहेगी, जो दूध का काम करेगा, जो मार्केट में दूध सप्लाई करेगा। मैं इंडिविजुअली अपने घर पे गाय नहीं रखूंगा, अब मैं तो मार्केट में, अच्छा वहां से गाय है, वहां से दूध लाना। पहले गाय हर घर में रहती थी, चरने के लिए दिन में खुली जाती थी, खुले जंगल था, खुले लोगों जो वातावरण है वहाँ अपने हिसाब से वो जो भी उसको चारे के रूप में खाना है वो वहाँ से वो खाती है, खा करके वापस आती है, या किसान साथ में जाता है तब वो आती है, तब वो दूध मिलता था। अब वो समय है नहीं, लाइफ ऐसी है कि भाई हम ना तो इतना टाइम दे सकते, ना गाय के साथ जा सकते, ना खुली जगह है। तो अब ये कहना कि गाय जो दूध दे रही है वो पहले के बराबर, उस दूध को कंपेयर करना है, या फिर हम कहें कि अब वो ऑर्गेनिक दूध ले लें हम, तो बड़ा उसको कह नहीं सकता मैं तो। हाँ, लेकिन फिर भी है, गाय तो जो भी दूध है वो माँ के समान ही माना गया है, और माँ के बाद ही जो दूध है वो गाय का ही है। और लेकिन इसमें जैसे अब जो अभी क्या हो गया, डॉक्टर्स लिख करके देंगे जी आपको कि आप बच्चे को सेरेलिक खिलाओ, या फिर बोतल का वो दूध आएगा, वो पाउडर वाला दूध देते 1 साल तक। हाँ, तो आपको दूध का मना कर दिया, लेकिन आपको पाउडर का दूध, सेरेलिक और ये सब दिया गया। तो वो कहाँ से बनेगा? वो भी दूध से ही बनेगा, लेकिन वो फैक्ट्री में बनेगा, प्रिजर्व होगा, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, फिर उसका पाउडर फॉर्म जो बन करके वो आपको मिला, वो आप बच्चे को पिलाओ। बिल्कुल। तो ये तो समझने वाली बात है कि हम प्रिजर्व चीज़ क्यों खाएं और क्यों खिलाएं, जब हमारे पास नेचुरल हम अवेलेबल हो सकती है। तो गाय का दूध तो हम डायरेक्ट ही पिलाएं तो ज़्यादा बेटर है। गाय का दूध, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि जो गाय है, क्यों बोलते हैं कि गाय बहुत अमृत दूध देती है, क्यों अमृत के समान माना जाता है, उसमें यही कहा जाता है कि गाय का जो अपने बच्चे को देखकर उसका 26% रेशियो ज़्यादा होता है किसी भी जनजाति से ज़्यादा। मतलब उसका जो हर्ष तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अपने बच्चे को देखकर। और जब वो दूध देती है तो कहते हैं 12 अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत होती हैं वो हर्ष तत्व से भर के और वो रिलीज़ करती है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है, पौष्टिक माना जाता है गाय का दूध। तो थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी कर ली है। सो अच्छा, आजकल ना नॉन वेज और वीगन का भी बड़ा वो चल रहा है चलन। तो वीगन में तो लोग मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट से बहुत दूर हो गए हैं, और नॉन वेज तो है ही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं कि अंडे को वेजिटेरियन में मानने लगे हैं, उसको नॉन वेज मानते ही नहीं है। तो आपका इस पे क्या कहना है? ये तो आप कैसे बताऊं, ये तो ये वाली बात है, मैं बोल दूं ये फूल जो है फूल नहीं है, ये तो अंगारे हैं।
जब ये फूल है तो फूल ही है। अंडा, उसके अंदर कोई भी अंडा आप मुझे बता दो, कोई भी अंडा, चाहे वो एक पक्षी, छोटा उड़ने वाला कोई पक्षी भी आपके घर की बालकोनी में देता है, वो अंडा उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा और एक जीव बनेगा आगे चल करके। तो मुर्गी का अंडा हो चाहे किसी पक्षी का अंडा हो, उसके अंदर एक जीव है, और वो जीव बनेगा। इसीलिए उसको प्रोटीन का सोर्स बताया गया है कि वो अभी बना नहीं है, लेकिन उसके अंदर रॉ प्रोटीन है, तो वो जीव ही। तो वेजिटेरियन कैसे हो गया? दूसरा, यदि आप अंडे के अंदर जो जीव है उसको खा सकते हो अपने प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन तो आपको बहुत सारी चीज, आप तो ऐसा भी सोच सकते हो प्रोटीन तो मेरे अंदर भी है। जो मांस हो गया, जो फ्लैश है, वही तो प्रोटीन है। तो वो तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके माता पिता के अंदर भी है। वो नहीं खा सकते क्योंकि हम अपना परिवार हमारा परिवार है, और दूसरे का परिवार तो वो फिर, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल तो सकते नहीं है, तो वो हम खा सकते हैं केवल इसीलिए। वीगन पे क्या कहना है आपका? जो लोग वीगन हो जाते हैं, वीगन एक पाश्चात्य संस्कृति है। भारत में ऐसा कोई वीगन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना हमने कभी सुना। बट हाँ, वीगन इसलिए बनाया गया कि भाई लोग फॉरेन के अंदर या तो वो वाली बात है, या तो करेंगे, नहीं करेंगे तो पूरा पहाड़ करेंगे, या तो हम खाएंगे सारा मीट, और या फिर हम बन जाएंगे जी वीगन। अब वो वीगन इसलिए बन गए जी, अब बिल्कुल भी हम तो नहीं, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लेदर नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये तो हम वेजिटेरियन हम भी करते हैं, हम ये नहीं करेंगे। अब साथ में उसमें ये ऐड कर दिया जी, हम दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, और वुल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, कमर्शलाइज किसी भी चीज़ को कर दो, आप कमर्शलाइज करेंगे तो वहाँ आप शोषण कर रहे हो, किसी भी जीव का शोषण कर रहे हो। आप गाय का दूध यदि कमर्शलाइज कर रहे हो, उसको डेयरी के तौर पे निकाल रहे हो, तो आप उसका शोषण कर रहे हो, बार बार उसको प्रेग्नेंट कर रहे हो, दूध निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हो, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। हाँ। भेड़ है, आप उसको एक फार्मिंग इस तरीके से कर रहे हो, जबरदस्ती उनको मार रहे हो, उनका वुल निकाल रहे हो, मुर्गी फार्मिंग करते हो। इसीलिए तो चीजें पौष्टिक नहीं रही आजकल। हाँ, वो एक कमर्शलाइज उसको कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। तो कमर्शलाइज करेंगे हम किसी भी चीज में, तो वहां तो बिल्कुल ऑब्वियसली उसका शोषण होगा। शोषण कर रहे हैं तो वो चीज़ तो जीव के लिए भी और हमारे लिए भी कहीं तक भी सही नहीं है। अब वीगन और वेजिटेरियन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है मेरे हिसाब से कि वो किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जो क्रूरता से संबंधित है, या फिर आप कहो जो कमर्शियल तौर पर उसको ज़बरदस्ती निकाला गया, लिया गया है। तो ये तो वेजिटेरियन भी करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल भाई, हम चमड़ा नहीं पहनेंगे, हम लेदर नहीं पहनेंगे, हम किसी जीव को प्रताड़ित नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती उससे हम दूध ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये तो हम भी करते हैं। अब दूध वहाँ एक तरफ, ये आप ऐसा मान सकते हो इसको, ये वीगनिज्म जो मेरे हिसाब से एक साजिश है भारत के प्रति। गाय को यहाँ से ख़त्म कर दो कि भाई मेन वीगन जो भी आपसे बात करेगा वो एक ही बात करेगा, आपने भी एक ही बात बोली, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट। केवल यही वीगनिज्म नहीं है भारत में, तो सिर्फ ये हो गया कि भाई दूध नहीं लो तो वीगन हो गया। और दूध कौन देगी? गाय। कुत्ता, घोड़ा ये तो दूध देंगे नहीं, गाय देगी। धीरे धीरे गाय को खत्म कर दो, भारत में गाय नहीं रहेगी जी। और वीगन लोग अरे बछड़ों को जबरदस्ती पैदा करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। जो कमर्शलाइज करता है, जो उसको गलत तरीके से कर रहा है, उसके बारे में बात करो। मैं, मेरे घर परिवार, मेरे गांव, मेरे किसान में तो जो लोग गाय को पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, घर के हिस्से की तरह पालते हैं, और एक परिवार की तरह बड़े प्यार से उसका पीढ़ी दर पीढ़ी वो आराम से पलती है। अब उस गाय का दूध यदि हम ले रहे हैं तो ये तो हमारी संस्कृति है, अब उसको बंद कर दें। ये वीगनिज्म तो साजिश है, आप ये मान के चलो। आजकल तो चीज़ें ऐसी इन्वेंट कर रहे हैं लोग कि आपने वो सुना है वेजिटेरियन मीट। हाँ, प्लांट बेस्ड मीट उसको बनाया जाता है। तो क्यों ही बनाना, मतलब कि ज़बरदस्ती का तैयार करना कोई चीज़। इसमें खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है, यदि मुझे डेली आइसक्रीम खाने की आदत है शाम को,
तो मुझे धीरे धीरे आइसक्रीम के पहले दूध वाली आइसक्रीम दी जाए, फिर हो सकता है पानी वाली दी जाए, और धीरे धीरे पानी के बाद ठंडा पानी दिया जाए, और फिर शायद नॉर्मल पानी से मुझे लगे कि भाई हाँ अब आइसक्रीम की ज़रूरत नहीं है। सेम मीट को लेकर के, जिसको ये फ्लैश मीट खाना ही है तो उसको एक ऑल्टरनेट थोड़ा सा प्लांट बेस्ड के तौर पे दिया जा रहा है। उसमें मैंने एक्चुअली एक आहार करके लगता है इधर प्रगति मैदान में मेला लगता है फूड का, वहाँ पे मैंने देखा था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आगे आ रही हैं, तो ठीक है, उससे यदि थोड़ा सा नॉनवेज को कम कर दिया जाए, और यदि प्लांट से यदि कोई बन रहा है, उसका टेस्ट टेक्सचर, खासतौर से टेक्सचर उसका जो है वो मीट की तरह दिया गया है, टेस्ट भी लगभग ऐसा बताते हैं, तो ठीक है, यदि उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लांट्स से कोई चीज़ बनती है तो ऐसा भी नहीं है कि भाई उससे कोई नुकसान होगा। लेकिन हाँ, नॉनवेज और प्लांट बेस्ड मीट्स में यदि बात करूं तो नॉनवेज तो बनाने, पालने और काटने, खिलाने तक पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही दर्दनाक है। उसको पालना, ज़बरदस्ती पालना, छोटे से उसमें पालना, मुर्गियों को, बकरियों को छोटी छोटी सी जगह में बंद करके रखना, उनको प्रताड़ित करना, दुखी उनका मन और उसी के कैद बंद, फिर उसके बाद उनको मार दिया गया, फिर उसके बाद जो मारा है, जो दर्द, जो वातावरण, वो सब कुछ एक पूरा औरा बन जाता है। वही आप खा रहे हो, वो खा रहे हो आप। तो उससे बेटर तो ये है कि भाई कम से कम जीव नहीं मर रहे, मारा नहीं जा रहा। ये तो है, सब्स्टिट्यूट बन गया है एक। लेकिन कितना लोग उसको यूज कर रहे हैं ये हमें नहीं पता क्योंकि हाँ, ये बस मैंने आहार मेला में उसमें देखा था। हाँ, लेकिन ये बहुत सारी कंपनी इस पे काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, प्लस भारत में भी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अच्छा, इंडिया को 1 और 2 नंबर पे मानते हैं कि वो बीफ एक्सपोर्टर है, पहला या दूसरा नंबर है सबसे ज़्यादा बीफ जो एक्सपोर्ट करते हैं, पे आप क्या कहना चाहिए? वही है, सबसे पहली बात तो शुरुआत हो जाती है आपसे, क्योंकि आपने गाय पाली नहीं, कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, गौशाला को सपोर्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद यदि गाय रोड पर घूम भी रही है, किसी गौशाला को उसको रखना है तो उसको ज़रूरत है तो उसको सपोर्ट नहीं किया। अब वो अल्टीमेटली गाय कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है, स्लॉटरिंग में ले जाते हैं, उसको काटते हैं, मारते हैं। प्लस सेकेंडली बीफ का ऐसा है कि बीफ में गाय प्लस बफेलो दोनों का मीट जो है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। और बफेलो की बात करूं तो गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी बफेलो आप यदि स्लॉटरिंग के लिए लेके जा रहे हो तो डॉक्टर पहले उसको साइन करेगा कि हाँ ये भैंस अनुपयोगी है, या तो ये इस कारण से कि दूध नहीं दे रही, या बीमार है, या वो बूढ़ी हो गई है। इन कारणों को लिख करके वो साइन करेगा, हर एक बफेलो का उसको साइन करना पड़ेगा, तब वो स्लॉटरिंग में जाएगी। स्लॉटर हाउस के अंदर भी एक डॉक्टर होता है, उसको भी साइन करना पड़ता है। लेकिन ये अभी एज पर लॉ नहीं चल रहा, इसलिए ये एक्सपोर्ट जो है ये ज़्यादा बढ़ रहा है। एज पर लॉ यदि होता तो इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, अगर प्रॉपर लॉ के हिसाब से। अब लॉ के हिसाब से क्या है, बछड़ा यानी कि भैंस का जो मेल काफ है, वो जो भैंस अनप्रोडक्ट जो दूध नहीं दे रही है वो, अब इनको यदि स्लॉटर लोग नहीं करते हैं तो इनको रखें कहाँ? रखने की जगह नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स उसको रिकमेंड कर देते हैं और गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसकी फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो गवर्नमेंट को उसी का पहले समाधान करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास समाधान है नहीं, इसलिए उस स्लॉटर को कंटिन्यू चलने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। गांव वगैरह में तो बचपन में हमने सुना था कि जो भैंस काम नहीं करती उसको, जो कसाई आते थे पहले गांव में, उनको दे दिया जाता था। वही हो गया ना, गांव का हो गया सिंपली, ठीक है, कसाई को दे दिया, ये हमारे काम की नहीं है जी, अब तो कसाई को दे दिया। लेकिन गवर्नमेंट का नियम है, खुद का नियम है कि कोई भी स्लॉटर होने से पहले डॉक्टर उसको पहले अपना स्टैंप लगाएगा, अपने साइन करेगा कि इसको इस वजह से स्लॉटर किया जा रहा है, लेकिन अब वो प्रॉपरली होता नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं गवर्नमेंट या फिर नॉर्मल लोग जो काउ एक्टिविस्ट हैं वो?
देखिए, हम तो अपनी ओर से बड़ा प्रयास करते हैं, स्कूलों में और कॉलेजों में जाते हैं, यूथ, क्योंकि आज का जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी चलने वाली करने वाले लोग हैं, उनको ही नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें शायद पता लग जाती हैं, या फिर जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं वो चीज़ें पता लग जाती हैं। बॉलीवुड का पता लग जाएगा, हॉलीवुड का पता लग जाएगा, पॉलिटिक्स का पता लग जाएगा, मेजर चीज़ें। लेकिन इस फील्ड के बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो नहीं पता लगेगा। हम तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एनिमल्स के बारे में, उनके लॉज के बारे में, उनका ट्रीटमेंट, लॉ भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भाई किसी ने डॉग को मारा है या एक्सपोर्ट करने उसके लिए, स्लॉटर के लिए लेके जा रहे हैं। कुत्ता भी होता है स्लॉटर, सॉरी, स्लॉटर के लिए हम लेके जा रहे हैं बफेलो को, गाय को, किसी को। हमें नियम नहीं पता, हमें लॉ नहीं पता, तो हम कैसे रोकेंगे। मेरे साथ तक ये हुआ कि मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में मैं ऑफिसर था, तो मैं एक गायों का ट्रक हमने रुकवाया था, वो पकड़ के हमने गाय गौशाला में कर दी, वो हमने कंप्लेंट करके FIR वगैरह सब लॉन्च कराई। जो वकील था, वो वकील मेरे से ये पूछ रहा था, आपने हाईवे पर खड़े होकर के ट्रक क्यों रुकवाया? क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्या आप मतलब आप हाईवे को जाम करना चाह रहे थे? हाईवे को आप रोक रहे थे? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं, यदि नॉर्मल मुझे लॉ नहीं पता होगा तो उसकी बात तो सही है कि मैं हाईवे को नहीं रोक सकता, लेकिन एज पर नियम लॉ ये है कि हमें कोई भी जीव प्रजाति, कोई भी जीव यदि हमें किसी संकट में दिखता है तो हम उसके लिए इंडिविजुअली अपना एक्शन ले सकते हैं एज ए ऑफिसर, या आप ऑफिसर नहीं हो तो भी। फिर मैंने उसको कार्ड दिखाया, भाई साहब मैं ऑफिसर हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। तो ये नियम, अच्छा, ऑफिसर बनने के लिए या ऑफिसर का कार्ड लेने के लिए वो भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। AWBI देती है, SPC है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोसाइटी है, गवर्नमेंट की है, वो आपको मेंबर बनाती है। अच्छा। आप उसका मेंबर बनते हैं तो आप कोई भी लीगल एक्शन कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी क्रूरता के खिलाफ। किसी भी जानवर की क्रूरता, किसी भी जानवर की क्रूरता होती है तो आप खड़े हो सकते हैं, आपके पास लीगल कार्ड है, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कार्ड है। पुलिस स्टेशन में आप गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन में दिखा सकते हो, मेरा ये कार्ड है, मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी यूथ को नहीं पता है, तो वो इसका जवाब भी नहीं दे सकते और इस काम को आगे कर भी नहीं सकते। जानकारी हो जाएगी तो फिर शायद धीरे धीरे उनको और भी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में भी हैं, कि आपकी जो बहन है वो देवी चित्रलेखा जी, मैं जानना चाहती हूँ गाय को इतना बड़ा दर्जा दिया क्यों गया? अब मेरे से कोई कहे A फॉर एप्पल क्यों है और B फॉर बॉय क्यों है, A फॉर बॉय क्यों नहीं है? तो ये तो एक पद्धति चलती आ रही है जो मेरे को मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षकों ने सिखाया, उनको जिन्होंने सिखाया, तो वो एक पद्धति चलती आ रही है। उसी पद्धति में है गाय को माता का दर्जा दिया गया है, वो पद्धति चलती आ रही है, उसी पद्धति को हम फॉलो कर रहे हैं। और साइंटिफिकली इसके बहुत सारे, आपने एक एग्जाम्पल खुद दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और याद आया मुझे, न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई, इसमें गाय का जो सींग होता है उसको जमीन के अंदर, जो ऊसर भूमि नहीं होती, उसके नीचे दबाया गया 21 दिन तक। 21 दिन के बाद उसको निकाला गया, वो जो जमीन थी वो एकदम ठीक हो। ये न्यूजीलैंड तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है गाय को सिर्फ वर्बली माता माना गया है। गाय के दूध के तत्व हैं, गाय के बीमारी से लड़ने के क्षमता है। हमारी जो देसी नस्ल है उसके अंदर जो हम्प होता है वो सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करता है। ये साइंस कहती है इस बात को कि जैसे कैमल है, ऊंट के अंदर जो हम्प होता है, या तो आपको ऊंट के अंदर मिलेगा या आपको गाय के अंदर मिलेगा। इंडिजिनस जो हमारी भारतीय नस्ल है, ऊंट पानी स्टोर करता है, गाय सूर्य की किरणों को स्टोर करती है, जो देसी नस्ल की गाय है। और जब हम उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ता है, तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो बहुत सारी बीमारियों को वो कम करते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। और ब्राज़ील की बात करूं, जो मैंने बताया आपको, ब्राज़ील ने खुद रिसर्च में बताया है कि गिर गाय के मूत्र के अंदर सोने के तत्व पाए गए हैं जो गोल्ड के अंदर होते हैं। इसलिए गाय के गौमूत्र को
बहुत ही प्योर, एवं यदि हमारे यहाँ तो हम जो करते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं पहले वेपर्स फॉर्म में, वेपराइजेशन फॉर्म में जब वो निकलता है तब उसको गौ अर्क बोला जाता है। वो गौ अर्क आप ऐसा मान के चलो, आपको यदि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में लेते हैं तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी, आपकी पेट की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिकली कोई भी करके देख लो। हाँ, जिसको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप 2, 4, 5 दिन ही लेकर के देख लो गौ अर्क। कोई स्पेसिफिक गाय या फिर कोई भी गाय, जो गौ अर्क आपको मार्केट में अच्छा किसी नॉन किसी ब्रांड का, पतंजलि का ले लो, आप किसी अच्छी गौशाला से ले लो, वो आप करके देखो। तो साइंटिफिकली बहुत सारे प्रूफ है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ जाते जाते, काफ लेदर जो क्योंकि मैंने अभी बात करी कि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो विदेशी कंपनियाँ काफ लेदर्स के पर्स और बैग्स बनाती हैं और वो कंपनियाँ आके हमारे यहाँ बेच जाती हैं। अभी मैं रिसेंटली एयरपोर्ट पे थी और एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि चलो एक बैग ले लेते हैं, वहाँ देखा तो काफ लेदर था। काफ लेदर जो होता है बेसिकली बहुत सॉफ्ट होता है, वो मैंने देखा वहाँ, मेरा दिल तो ऐसे बैठ गया। उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? इंसान जो प्रजाति है ना, ये सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल क्रूरता की सारी हदें पार कर सकती है। किसी जीव को, किसी बच्चे को मारना, उसकी स्किन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बना रहे हो, दे रहे हो, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, लोग उसे लेके घूम रहे हैं, चाहे बैग की बात करो। और इसी वजह से जो आज का समय है स्ट्रेसफुल है, समाज में क्रूरताएं बहुत हैं। जीवों को तो छोड़ो, इंसान के ऊपर इतनी क्रूरता है, कोई किसी को छोटी छोटी बातों के ऊपर घरों में कलेश, लड़ाई, आपस में अड़ोस पड़ोस में मार पीट, और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपने आप को यदि हमें थोड़ा सा शांत करना है, अच्छा करना है, तो हमें इन सब से दूर रहना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है। देखिए, फिर वो ये ह्यूमन राइट्स, मेरे ये राइट, मेरे वो राइट्स तो एनिमल्स के लिए भी हैं। बिल्कुल। उनका भी यही संसार है, उनका भी यही परिवार है। तो उनके परिवार को हम नेग्लेक्ट करके केवल अपने अपने बारे में सोचेंगे तो प्रकृति डगमगा जाएगी, डगमगा गई है। तो जितना फ्लक्चुएशन प्रकृति में आता जाएगा वो सब इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। जगह चाहे हम सब लोगों की, पक्षियों की, जीवों की रहने की कम कर रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, गायों को, कुत्तों को हम सोसाइटी में नहीं आने देना चाह रहे, हमारी सोसाइटी में डॉग्स नहीं आएंगे। तो केवल इंसान रहेगा तो प्रकृति नहीं चल पाएगी। हर जीव का एक इस प्रकृति में अलग अपना रोल है, उस रोल को हम निभाने नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास पावर है। इंसान जो है एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स है, तो इस वजह से प्रकृति चेंज होगी तो इफेक्ट इंसान को ही पड़ेगा। जो आप बछड़े की बात कर रहे हैं, ये क्रूरता की हद है। इस तरीके से इंसान का जो बच्चा है वो एक किसी भी जीव का बच्चा है, वो गाय का भी बच्चा है, बकरी का भी, वो भी उससे उतना ही प्यार करती है क्योंकि वो भी एक माँ है। इंसान भी अपने बच्चों से प्यार करता है क्योंकि वो भी एक माँ है, उसका एक परिवार है, उनका भी परिवार है। अब उनके परिवार में से हम उनके बच्चों को निकाल लें, उनके माँ को निकाल लें, बाप को निकाल लें, उनको मार दें, उनका हम इस्तेमाल कर लें, तो उनका परिवार बिखर गया। अपने ऊपर लेकर के देखेंगे तो फील होगा कि हाँ, हम वाकई में गलत कर रहे हैं। कुत्ते हैं, कुत्ते अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को, जो डॉग है, फीमेल डॉग, वो अच्छे से पालती है और छोटे से लेके बड़ा तक करती है। फिर उसके बाद बड़े होने के बाद वो अपना अपना घर परिवार बसाते हैं, उनका परिवार चलता है। तो जैसे उनका परिवार है ऐसे ही इंसान का परिवार है। हम अपने परिवार में दखलंदाजी तो नहीं करते हैं, हम दूसरे के परिवारों को, जो बेजुबान बोल नहीं सकते, उनको यदि हम करेंगे तो नेचर डिस्टर्ब होगा। दिवाली पे देखिए आप, डॉगी के वो पटाखे बांध के बम फोड़ देते हैं। दिवाली हमारे यहाँ नॉर्मली खेतों में किसान भगाने के लिए ज़्यादातर तो जंगली जो सुअर होते हैं या पिग्स उनको कहें आप, उनको भगाने के लिए विस्फोटक खाने के आइटम में, जिसको आटे के अंदर मिला करके और वो रख देते हैं। तो जैसे ही उसको खाएगा उसके मुंह के अंदर विस्फोट हो जाता है। उसके अंदर जंगली सुअर वो आते हैं, प्लस अब जगह बची नहीं तो
गाय उधर घूमती है, तो यदि वो चारा उसको गाय को मिल गया तो गाय खा लेगी। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कोई 10-20 केस गौ सेवा धाम में आए होंगे जिनका पूरा मुंह फटा हुआ था। और देख करके मतलब ऐसा फील होता है कि ये बचेगी नहीं गाय, वो 100% क्लियर है, डॉक्टर्स इस बात को कह देंगे, क्योंकि मुंह फटने का मतलब हो गया ये पूरा जबड़ा, बहुत सी बार जीभ पूरी फट जाती है, टूट जाती है, जबड़ा सब हट गया, यहाँ तक का जबड़ा खत्म। गाय का मुंह थोड़ा लंबा होता है, इवन वो पानी तक नहीं पी पाती है। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, उसको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब वो जब हमारे यहाँ लेकर के आते हैं तो 5-7 दिन तो हो ही जाते हैं, कोई कहीं से लाता है, दूर दूर से लाते हैं लोग गाय। तो जब वो आती है उसके सामने पानी रखते हैं तो ऐसे बिल्कुल भाग के पड़ेगी पानी पी लूं किसी तरीके से। अब लेकिन उसकी जीभ काम नहीं कर रही है, मुंह फटा हुआ है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा, पेट बिल्कुल अंदर घुस गया, अब वो पानी भी नहीं पी पा रही है। उस कंडीशन को आप महसूस करके देखो कि आपकी एक छोटी सी फसल बचाने के लिए कह लो या अपनी स्वार्थ के लिए कह लो, आपने उसके अंदर एक विस्फोटक रखा और उसका पूरा जीवन, और वो मरेगी गाय, और तड़प तड़प के मरेगी, पानी भी नहीं पी सकती, खाना तो बहुत दूर की बात है। हम प्रयास तो करते हैं, बहुत करते हैं, पर लेकिन सक्सेस इसमें बहुत कम चांसेस हैं। हम उसको पानी नली के माध्यम से पिलाते हैं, ऐसे नली अंदर पेट में डाल के पानी डालते हैं, दलिया डालते हैं, पतला दलिया कि पेट के अंदर कुछ जाए, ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज आदि। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि इन्फेक्शन है, प्लस जब तक कुछ खा नहीं पाएगी, गाय खाएगी इतना, भाई उसको 10-15 किलो चारा चाहिए, अब हम उसको इतना खिला नहीं सकते, खा भी नहीं सकती, और ना ही वो फिर एक एथिकल नहीं बन पाता, उसका रूटीन नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, तो वो मरती है गाय अल्टीमेटली। तो इस तरीके की क्रूरताएं होती हैं। एसिड डाल देते हैं लोग खेत से भगाने के लिए, एसिड जो शहरों में हम व्यूमन्स के लिए सुनते हैं, लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया, उसने डाल दिया। गाँव में या इस रूरल एरिया में कह लो जहाँ गाय घूमती हैं, वहाँ से भगाने के लिए लोग एसिड डाल देते हैं, पूरा शरीर जल जाएगा, कमर पर, पेट पर, और कीड़े पड़ जाते हैं कई दिन तक, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक आती नहीं है। वो गौवंश घूम रहा है खेतों में ही, वहीं कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो सडन होने लग गई, जल गई पूरी स्किन, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, बहुत दिनों तक वो पता नहीं चलता। कोई हमें इन्फॉर्म जब करता है, किसी को दिखती है कोई गाय, तब वो लेकर के आते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है हमारे यहाँ 1-1, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है पूरी स्किन को वापस आने में। बहुत सारी क्रूरता है। ऐसा मतलब आप तो लाइव देखते हैं, मतलब मुझे तो सुनने में ही ऐसे थरथरा रही हूँ। आप तो लाइव देखते हैं, क्या क्या रहता है मतलब? देखिए, अपने एक तो ये है, भावनाएं होनी चाहिए देखने के लिए, और यदि उस भावना से आप देख पाओगे तो ही ट्रीटमेंट कर पाओगे, तो ही उसको सपोर्ट कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मली तो ये है कि भाई ठीक है, गाय है, आ गई है, कुछ बच गई, कुछ एक्सपायर हो गई, कुछ मर गई, लेकिन हर गाय को अलग बीमारी है, अलग उसकी कंडीशन है, अलग उसका ट्रीटमेंट है। और ऐसी गाय भी आती हैं जो बूढ़ी हैं, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या रोड एक्सीडेंट में कोई पैर ऐसा टूट गया जिसकी वजह से खड़ी नहीं हो पा रही, तो 1-1 महीने तक वो गाय लेटी रहती है, खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी तकरीबन 100 गाय होंगी हमारे यहाँ पर, जो ICU वार्ड इनके लिए हमने बनाया हुआ है। तो वो लेटे लेटे उनको वहीं खिलाना, पानी पिलाना, प्लस धीरे धीरे लेटे लेटे उनको एक साइड में बदलते हैं हम फिर भी, लेकिन 1-1 साइड उनकी लगने लगती है, जख्म होने लगते हैं, धीरे धीरे जख्म बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर बदबू आने लगती है, स्मेल आती है। और एक बार जख्म स्टार्ट हो, बेड सोर नॉर्मली ह्यूमंस को भी हो जाते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनको होने लगते हैं बेड सोर इधर उधर साइड में, वो बेड सोर होने लगते हैं। फिर उन घावों को भरना, और हमें पता है हम उसको बचा नहीं सकते, फिर भी उसकी सेवा लगातार करना, उसको खिलाना पिलाना, ड्रिप लगाना, ट्रीटमेंट देना। जब गाय ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद आप कहाँ छोड़ते हैं उनको? जो गाय स्वस्थ हो जाती है उन्हें गौशाला में, और जिन जिन गौशालाओं में 1-1, 2-2 गाय देते हैं, उनकी जब कभी भी कोई भी बीमार गौवंश है उनको हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं, फिर सही हो जाएगी, गौशाला को स्वस्थ दे देंगे, बीमार ले आएंगे। बाकी की कुछ रोड से आती हैं, जितनी भी बेसारा गाय है उन सबको लेकर के आते हैं। गौशालाओं को सपोर्ट मिल जाती है कि ठीक है, उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल गया, और साथ में हमने 2 स्वस्थ गाय उनको दे दी। आपका फ्यूचर गोल क्या है? क्योंकि आपने अभी एक हॉस्पिटल और बना रहे हैं, आप फ्यूचर गोल क्या लेके चल रहे हैं? मेन तो यही है, गौ माता की सेवा होती रही, और
ब्रज क्षेत्र जहाँ लोग देश विदेशों से आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, और वहीं वो भी देखते हैं और हम भी देखते हैं गाय असहाय पड़ी हुई है जी, इलाज नहीं मिल रहा और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, चारा भी नहीं मिल रहा। तो कम से कम ब्रज क्षेत्र में ये स्टार्ट हो जाए कि ब्रज में गाय ना हो, ब्रज में गौ माता को दर बदर ना भटकना पड़े इलाज के लिए, खाने के लिए। और इसी प्रयास में इलाज के संदर्भ में तो हमने अभी शुरुआत की है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। 5 मंजिलीय हॉस्पिटल होगा। ऑपरेशन करने के बाद जैसे ह्यूमंस को अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलता है, ऑपरेशन भी मिलता है, इलाज भी सारा कुछ मिलता है। कैंसर का इलाज है, कैंसर का हम अभी भी ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सब का ऑपरेशन ट्रीटमेंट सब करने के बाद एक प्रॉपर उनको इलाज मिले। अच्छा, वो हम सारी फैसिलिटी के साथ, अब घोड़ों के लिए सारे इलाज मिल जाएंगे, डॉग्स के लिए मिल जाएंगे, लेकिन गाय के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि घोड़े और डॉग्स ये अच्छे लोग पालते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, और उनके लिए उनके पास धन भी है। गाय किसान पालता है, तो वहाँ वो समस्या धन की आती है, तो कोई खर्च नहीं करता, इसलिए कोई उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाता। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल निःशुल्क है, हम जितनी भी गायों को लाते हैं सबका इलाज फ्री करते हैं। आगे भी कोई भी कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से कोई भी गाय होगी, गोवंश होगा, तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हम कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर के हॉस्पिटल बना रहे हैं। और लगभग उसके अंदर 1000 गौवंश एट ए टाइम ट्रीटमेंट उनका चल सकेगा, ऐसा ही हॉस्पिटल। जैसे आप ये माने 1000 बेड्स का गायों का हॉस्पिटल बनेगा। यूथ को क्या मैसेज देना? यूथ के लिए तो अच्छी सेवा जहां भी आपको दिखे, जरूरी नहीं है कि वो गाय की सेवा हो, किसी भी जीव की सेवा हो, इंसान की सेवा हो, समाज में कोई अच्छा काम कहीं भी किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा हो, उस संस्था में जा कर के अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अवश्य करें। पैसे का नहीं, अपने टाइम का। टाइम आप जब देंगे तो आपको एक लगाव हो जाएगा उस सेवा से, उस संस्थान से, वहाँ के कार्यों से, और हो सकता है कि आप उसमें एक ऐसा योगदान दे दें धीरे धीरे जो कि अतुलनीय हो। कि आप शायद डॉक्टर हैं, आप शायद इंजीनियर हैं, या आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आपके पास कोई भी अच्छी जो आपका प्रोफेशन है, जो जिसमें आप स्किलफुल हैं, आप हो सकता है वही स्किल आप उस संस्था को, उस एनजीओ को दे दें, जिससे उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और आपको आपका पीस मिल जाएगा कि आप अपने इतने सारे काम में से इतना सा टाइम किसी एक संस्था को देते हो, और इससे आप, आपका परिवार, आपके आने वाला परिवार, आपके माता पिता सब अपने आप को एक अच्छा फील करेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे सेवा करता है। तो सेवा के लिए कहीं ना कहीं अवश्य जाएं। यूथ के लिए हमने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की ओर से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, युवा, जिसमें यूथ यूनिटी फॉर वॉइसलेस एनिमल है। जो वॉइसलेस के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। कहीं नहीं जाना है, जिसके पास समय है वो आए, नहीं तो अपने प्रोफेशन का थोड़ा सा हिस्सा आप इस हॉस्पिटल के कार्य के लिए दें। तो आप बेजवानों के लिए जिस भी स्टेट, जिस भी आप शहर से हैं, वहीं आप कार्य करें। हमें कभी लगेगी तो हमारी टीम वहाँ आपको कुछ सेवा बताएगी, आप कर सकते हैं तो वहाँ मिलके करें। तो ये युवा प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उससे आप जुड़ सकते हैं, उससे आप जीव और गौ माता की सेवा घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और इतना अच्छा मतलब ज्ञान देने के लिए। और आपने जो वो सुनाई ना मुझे स्टोरी में, तो मुझे लगता है रात में सोने नहीं वाली हूँ। तो थैंक यू। ये सारी आप मतलब एक्चुअली जब तक आदमी को पता ही नहीं है तो उसके बारे में फील ही नहीं कर सकता। ये जो घटनाएं, जो केसेस हैं, जो क्रूरता है, जो गायों के प्रति, जीवों के प्रति भी है, ये केवल गाय नहीं है, इसमें बहुत सारे नील गाय भी आती है, जो रोज इसको बोलते हैं। तो खेतों से भगाने के लिए नील गाय को गोली मार दी जाती है, गाय को गोली मार दी जाती है। अब वो चल नहीं पा रही है, पैर टूट गया है, 3 दिन 4 दिन खेत में पड़ी हुई है, खाना नहीं खाया, अब वो उसको लेकर के आए, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस सब की हम प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं लोगों को फील कराने के लिए।
अब वो उसको फील करेंगे तभी उसको आगे कुछ समझ पाएंगे। तो GSD एनिमल हॉस्पिटल, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के नाम से फेसबुक, तो सारी वीडियोस हम उस पर अपलोड करते हैं, लोग देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, लोग जुड़ते हैं, समझते तो हैं, कम से कम देखते हैं। तो एक बार उनके मन में जो आपको भाव आ रहा है, एक दया का भाव आता है, जब एक बार भाव आता है तो वो उसको जोड़ेगा, अगली बार एक और भाव आएगा तो एक भाव जुड़ जाएगा, और हम सेवा की तरफ, गायों के प्रति, जीवों के प्रति थोड़ा सा बढ़ेंगे। वीडियोस देखो बहुत से लोग कहते हैं हमसे, अरे आप तो सेवा फेवा क्या करते हो, वीडियोस के काम पे लग रहे हो, वीडियोस बनाते हो। हाँ, हम वीडियोस बनाते हैं आपको जागरूक करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। इस तरीके के कृत होते हैं। किसी को घर बैठे नहीं पता कि लोग गायों को गोली भी मारते हैं। पॉलिथीन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम वीडियोस बनाते हैं उसमें पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि आपने क्या किया, पॉलिथीन के अंदर खाना डाला, बचे हुए फल फ्रूट्स छिलके डाले, प्लस हो सकता है आपके घर में कूड़ा कचरा वो एक पॉलिथीन में बांध दिया और वो डाल दिया, वो गया डंपिंग यार्ड पे, वहाँ गाय गौवंश घूम रहे हैं, जो भी है, जो जीव हैं वो खा रहे हैं उसमें से अपना जो उनका पेट भरना है उनको, क्योंकि शहरों में रोटियां तो मिलती नहीं है, तो कचड़े पे जा रहे हैं। अब वहां से जो खा रहे हैं वो पेट में जमा हो रहा है। एक नहीं, ऐसे 10 ऑपरेशन हुए हैं गौ सेवा धाम में, जो गाय के अंदर यही पॉलिथीन 70-80 किलो पॉलिथीन पेट में जमा हो जाती है, वो जमा रहती है पेट में। ऑपरेशन ही करना पड़ता है, नहीं तो गाय के पेट में जगह नहीं बचती, खाना खा नहीं पाती और गाय मर जाती है। किसी को बोल नहीं पाएगी, नहीं राह चलता कोई व्यक्ति ये पहचान सकता कि भाई इस गाय के तो ये दिक्कत है, या फिर इसके गाय पेट में तो पॉलिथीन है। अल्ट्रासाउंड थोड़े कर सकता वो चलते हुए। ये समस्या स्टार्ट होती है आपसे, क्योंकि आपने पॉलिथीन के अंदर ये सब कचरा डाला। हम जो ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर पॉलिथीन, कूड़ा और लोहा, कील, पत्थर, कांच, चूड़ी टूटी हुई, ब्लेड, सब कुछ निकलता है, पेप्सी के ढक्कन, क्योंकि जो कूड़े पे पड़ा है, जो उसके अंदर है, वो उसके पेट में चला गया, वो इकट्ठा होता चला गया। लास्ट में उसका रूमेटोमी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसमें गाय खड़ी रहती है, गाय को लिटा के ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि र्यूमन का ऑपरेशन है। तो खड़े खड़े ही उसको एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन करना पड़ता है। पूरा की पूरा जो भी हमें कचरा मिलेगा, पॉलिथीन है, 70 किलो 80 किलो पॉलिथीन इतनी हो जाती है, इतनी पॉलिथीन उसके पेट से निकालनी पड़ती है। नीचे वो रखते हैं उसका एक बड़ा सा 2-3 टब भर जाते हैं, इतनी पॉलिथीन जमा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस की, जब हम जानते हैं, जब हम देखते हैं, समझते हैं, घुसते हैं, तब हमें पता लगेगा। तो एक तो पॉलिथीन यूज़ ना करें, और किसी भी कारण से यदि नहीं करें तो बहुत बढ़िया, किसी भी कारण से यदि करते हैं तो उसके अंदर खाद्य पदार्थ ना डालें। अभी मार्केट से हमने 1 किलो केला खरीदा, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने केला खाया, हमने सफाई अभियान करके हमने छिलके उसमें डाले और उसकी गांठ लगा करके हमने फेंक दिया। कोई खा लेगा जीव, वो जीव उसको खोल थोड़े पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे तो शायद हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, और लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। केले के छिलके हैं, फल है, उसको आप सीधा डालें, कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा। पॉलिथीन में ना डालें। तो अल्टीमेटली पॉलिथीन का इस्तेमाल ही ना करें। थैंक यू। ओके जी, राधे राधे। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।